गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका एनटीटी क्लासेस में स्वागत है। हमने अब तक बहुत से टॉपिक पढ़े हैं जो एनटीटी क्लासेस से रिलेटेड है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है समाज परिवर्तन, या फिर समाज में परिवर्तन किस आधार पे होता है, क्यों होता है, क्या ज़रूरत पड़ती है परिवर्तन की, परिवर्तन से समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब जानकारी हम किस में पढ़ेंगे? समाज परिवर्तन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है हमें कि समाज परिवर्तन, परिवर्तन जो नाम है जिसको चेंज बोलते हैं अपन, वो हमारी प्रकृति में जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है कि परिवर्तन अपने होना चाहिए। उस परिवर्तन के आधार पे अपना सीधा सा प्रभाव है वो किस पे पड़ता है? समाज पे पड़ता है। अब संसार में अपनी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पड़ी, परिवर्तन तो नाम हो गया, वो किससे बन गया? चेंज से बन गया। संसार में एक भी चीज ऐसी नहीं बनी कि जिसमें परिवर्तन ना होता हो। अपने यहाँ कोई भी चीज नहीं बनी जिसमें परिवर्तन ना लिखा हो। उस परिवर्तन के आधार पे अपने समाज पर प्रभाव पड़ता है सीधा सीधा। ठीक है, तो समाज में, संसार में हर एक वस्तु में परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज होता है। अब सबसे ज्यादा मूल चीज क्या है इसमें? ये जो चेंज है, ये इसका सीधा सा प्रभाव अपने किस पे पड़ता है? समाज पे पड़ता है। कोई भी वस्तु में चेंज हुआ उसका डायरेक्टली प्रभाव है वो किस पे पड़ा? समाज पे पड़ा अपने। ठीक है, तो बहुत से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अपना मत दिया था। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक है डेविस नाम का वैज्ञानिक, उसने क्या बोला कि सामाजिक रचना या फिर सामाजिक संरचना और उसके जो कार्य होते हैं उसमें परिवर्तन होता है, वही समाज परिवर्तन है। डेविस था, डेविस ने क्या बताया कि समाज में क्या होता है? परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन किस पे आधारित होता है? चाहे वो सामाजिक संरचना हो या फिर उसके प्रक्रम हो या कार्य हो। समाज में सामाजिक कार्य हो या फिर प्रक्रम हो, इनमें चेंज, वही क्या है? समाज परिवर्तन है। ये किसने बताया था? डेविस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। अब अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग कथन थे, तो दो तीन वैज्ञानिक और थे जिन्होंने समाज परिवर्तन से रिलेटेड अपनी परिभाषाएं दी थी। समाज से परिवर्तन के बहुत से कारक भी होते हैं। समाज में जो परिवर्तन है उसके कारक, किस कारकों के आधार पे समाज में परिवर्तन होता है? पहला कारक है जैविक कारक। वंशानुक्रम नाम तो आपने सुना ही होगा। ये जो वंशानुक्रमणीय प्रवृत्ति होती है वो उसके आधार पे अपने जैविक प्रक्रम होता है, और जैविक प्रक्रम के आधार पे जो परिवर्तन होता है उससे क्या होता है? अपने सीधा सा प्रभाव है उसका वो किस पे पड़ता है? समाज पे पड़ता है। ठीक है, आने वाले पीढ़ी, इससे हमें ये भी पता चलता है कि आने वाली अपनी आगे की जो पीढ़ियां हैं उनका स्वास्थ्य कैसा होगा। जो वंशानुक्रम ये हो गया तो अपने को पता चल जाता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य है वो कैसा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? अब समाज शास्त्र में, अपने समाज शास्त्र पढ़ा है अपने पीछे। ठीक है, उस समाज शास्त्र में क्या था कि समाज का जो अध्ययन है वो समाज शास्त्र में होता है। समाज शास्त्र एक विषय के रूप में काम होता है। अब जैसे कि अपने भौतिक हो, सांसारिक हो या फिर प्राकृतिक पर्यावरण में जितने भी चेंजमेंट होते हैं ना, वो किस आधार पे होते हैं? भौतिक परिवर्तन बोला जाता है उनको। और जब अपने ये आसपास के भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक जो चेंजमेंट होते हैं उनमें अगर चेंजमेंट हो गया तो उनका सीधा सा प्रभाव अपने संसार पे, समाज पे पड़ेगा। ठीक है, समाज पे पड़ेगा तो इसको कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? फिर भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। उसके बाद अपने आता है तीसरा, जनसंख्यात्मक परिवर्तन।
जनसंख्यात्मक परिवर्तन। जनसंख्यात्मक परिवर्तन में क्या होगा? अब पीछे अपने एक टॉपिक पढ़ा था बेरोजगारी से रिलेटेड। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है बेरोजगारी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, और जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब कैसे समझेंगे कि अपने भारत में है ना, वो प्रति वर्ष लगभग 50 लाख के करीबन जनसंख्या बढ़ती है हर साल में। तो हर साल 50 लाख लोग नए आएंगे धरती पर, तो उनको रहने के लिए 50 लाख लोगों को रहने के लिए जगह चाहिएगी कोई ना कोई। अब अगर उनको जगह चाहिएगी तो ज़मीन पे वो अपना घर बसाएंगे। जो बीज यानी कि उपजाऊ योग्य ज़मीन है वो कम हो जाएगी, और अगर उपजाऊ योग्य ज़मीन कम होगी तो आय के स्रोत कम होंगे, पैसे कम आएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। इन सब का सीधा सा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो सीधा सा प्रभाव उसका किस पे पड़ गया? अपने समाज पे पड़ गया। तो यानी कि जैसे अगर जनसंख्या बढ़ी तो अपने समाज में परिवर्तन भी बढ़ेगा, जनसंख्या धीरे बढ़ी तो समाज में परिवर्तन है वो भी क्या होगा? धीरे होगा अपने, ठीक है। अब आता है आर्थिक स्थिति। आर्थिक कारक लेके चले इसका। आर्थिक कारक या आर्थिक स्थिति के आधार पे हम कैसे देखते हैं कि गांव में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो पैसे वाले लोग होते हैं, एक गरीब लोग होते हैं। अब जब गरीब लोग हैं उसके पास पैसे नहीं है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसका समाज में उतना मतलब उतनी कम्युनिटी नहीं बैठती, उतने मतलब इज्जत नहीं होती उसके समाज में जितनी कि एक पैसे वाले लोगों की होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें अपने, तो सरपंच होता है गांव में, उसके पास पैसे होते हैं तो उतने मतलब जितनी भी उसके आर पार के गांव होते हैं उसमें उसका नाम चलता है सरपंच का। क्यों चलता है? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी ठीक ठाक है, यानी कि अच्छी आर्थिक स्थिति है उसकी, पैसे वाला हो गया वो। उसकी आर्थिक स्थिति, आजकल पैसे का खेल है सब कुछ। आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, समाज में इज्जत बढ़ी। जैसे ही पैसों की कमी हुई, आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तो समाज में इज्जत क्या होगी? घट गई अपनी। ये होता है आर्थिक स्थिति के आधार पे। उसके बाद में देखना चाहे तो अपन राजनीतिक कारक भी होते हैं। बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जिसमें उनको 2 या 4 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे ही उनको 2 या 4 भागों में राजनीति के आधार पे लोग क्या करते हैं, जैसे ये अपने पीएम हो गया, सीएम हो गया, ये क्या करते हैं कि अपनी राजनीति को ऊपर रखने के लिए प्रदेशों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले जैसे अपने 33 जिले थे, 50 कर दिए, इस प्रकार से वो अलग अलग पार्ट में उनको डिवाइड कर देते हैं। तो ये राजनीतिक कारक के आधार पे होता है, जिसका प्रभाव अपने सीधे से कहाँ पड़ता है? समाज पे पड़ता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक कारक। कौन सा कारक आता है? सांस्कृतिक कारक। ये अपने कल्चर को शो करता है, अपना कल्चर कैसा है, पहले कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, फ्यूचर में कैसा होगा, इन सब की जानकारी अपने को किससे मिलती है? सांस्कृतिक कारक से मिलती है। जैसे कि अपन देख के चलेंगे तो हरियाणवी ड्रेस अलग प्रकार की होती है, शेखावाटी अलग प्रकार की होती है, अपने यहाँ अलग प्रकार की होती है। तो क्या होता है कि वो पहले जो अपने पूरी परंपराओं के आधार पे चलते थे, अपनी पूरी कल्चर को आगे रखते थे। अब क्या हो गया, लोग अपनी सोच बदल ली, सोच बदलने के कारण वो अपने हिसाब से रहने लगे, अपने रूल रेगुलेशन रखने लगे। तो अपनी कल्चर के जो रूल रेगुलेशन थे या फिर परंपराएं थी, प्रथाएं थी, सब क्या होगी? दब गई। सब दब गई तो क्या होगा कि अपने कल्चर को मतलब दबदबा कम हो गया कल्चर का, और अपनी अपनी नई नई सोचों का उपज होने लगी, नई सोच उपज होने लगी, तो कल्चर नीचे दब गई, जिसका प्रभाव सीधा सा अपने किस पे पड़ता है? समाज पे पड़ता है। ये होता है समाज शास्त्र। उसके बाद में अपने दो होता है, एक संघर्ष होता है और एक सहयोग की भावना होती है। संघर्ष व सहयोग। अपना जो समाज है वो दोनों तरीके की लेके चलता है, वो संघर्ष की भावना को भी लेके चलता है और सहयोग की भावना को भी लेके चलता है। संघर्ष की भावना, जैसे कि परिवार में 2 लोग हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आता है जब वो जो संघर्ष की भावना रखने वाले हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब हेल्प करेंगे वो लोग तो बिना किसी स्वार्थ की भावना के तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे नहीं, वो हेल्प करने के पीछे उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ पला है, कुछ ना कुछ उनका मोटिव है, कुछ स्वार्थ है उनका, तभी वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो उनके बीच पहले तो संघर्ष ही था, तो हम कैसे मान लें कि वो एक दूसरे की रियली भी हेल्प कर रहे हैं?
कोई ना कोई स्वार्थ तो जरूर है। आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बना जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी खुद की मर्जी से किसी दूसरे की हेल्प कर दे। नहीं बना कोई भी ऐसा, इस धरती पे तो है नहीं जो बिना स्वार्थ के हेल्प कर दे। तो वो तो होती है संघर्ष की भावना, द्वेष की भावना, राग की भावना, उसको बोलते हैं संघर्ष। ठीक है। दूसरा आता है अपनी सहयोग की भावना। अपने पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अपनी फैमिली एक ऐसी चीज है जो बिना किसी स्वार्थ देख के अपनी डायरेक्ट रूप से हेल्प करती है। जरूरी पड़े तो इनडायरेक्ट रूप से भी फैमिली अपनी हेल्प कर देती है। उनके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं फैला होता। बाकी फैमिली को छोड़ के अदर मेंबर होते हैं, कोई भी दुनिया में अदर है, वो बिना स्वार्थ के अपनी हेल्प नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या पड़ती है अपने को? स्वार्थ की भावना के लिए सबसे ज़्यादा प्रेम भावना होनी चाहिए। स्वार्थ की भावना न रख के प्रेम की भावना रख के सहयोग करेंगे तो अपने को बेटर फीलिंग आती है कि हमने अपने खुद पे प्राउड फील होता है कि हमने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की है, उसका भला हुआ है। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति महान होते हैं। तो ये सहयोग की भावना हो जाती है। ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक के आधार पे भी इनका कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, वो अपने अलग अलग हर एक शब्द पे अपने अलग अलग कथन रख देते हैं। जैसे कि समाज शास्त्र शब्द हो गया जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। किसी वैज्ञानिक ने तो ऐसे बता दिया कि एक समाज का अध्ययन है, किसी ने बोल दिया ये समाज का विज्ञान है, किसी ने बोल दिया कि इसको सोशल फिजिक्स बोला जाता है। एक ऑगस्ट कॉम्ट नाम का वैज्ञानिक था जिसने बोला कि इसको सोशल फिजिक्स बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद सारे वैज्ञानिकों का मिला जुला के एक परमानेंट चीज़ देखी कि समाजशास्त्र क्या है। सबकी कथन छोड़ के एक कथन लिया जिसमें बोला गया कि ये समाज शास्त्र है। इस समाज शास्त्र के नाम से ही पता चलता है कि समाज शास्त्र यानी कि समाज से रिलेटेड जो चीज़ यानी कि जो प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है वो किस में आता है? समाज शास्त्र में आता है। अब अपने समाज शास्त्र से रिलेटेड कुछ विधियां हैं जिनका अध्ययन अपने को करना है। अब प्रत्येक विषय की अपनी अपनी खुद की विधि होती है। कोई भी हो, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या फिर राजनीति हो, भूगोल हो, इतिहास हो, हर विषय की अपनी अपनी एक पद्धति होती है, अपनी कार्य विधि होती है। उसी प्रकार से समाजशास्त्र है, उसकी भी अपनी एक अलग ही प्रणाली चलती है। तो उस प्रणाली का अपन थोड़ा सा अध्ययन आज करेंगे। ठीक है। तब तक मैं एक बार ये रफ कर देती हूँ। समाजशास्त्र में जो अपने खुद का एक विषय के तौर पे रखते हैं समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र का विकास कब से हुआ है? जब से अपना समाज चलता आ रहा है ना, तब से समाजशास्त्र का ज्ञान है वो निरंतर अपने फीड होता जा रहा है। ये समाजशास्त्र होता है। समाज से रिलेटेड जो अध्ययन है वही है समाजशास्त्र। आज पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विधियां। समाजशास्त्र की विधियां। ये समाजशास्त्र की विधियां पढ़ेंगे अपन। पहली विधि है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि, ऐतिहासिक विधि में क्या होता है कि जो अपने पहले देखा होगा, अपने पीछे की घटनाओं का वर्णन होता है। जैसे अपने हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में पीछे की घटनाओं का वर्णन होता है ना। ऐतिहासिक में भी क्या होगा कि पीछे की जो घटनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, व्यवहारात्मक चीजें हैं, उन सब घटनाओं का एक विवरण लेके चलते हैं अपन। पीछे का एक विवरण इंक्लूड कर देते हैं। तो उसमें किसके अध्ययन किया जाता है? ये सब किस में होता है? ऐतिहासिक विधि में होता है। ऐतिहासिक विधि के अलावा दूसरी विधि है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि को कैसे समझेंगे? नाम से ही समझ आ रहा है
ऐतिहासिक है तो इतिहास से रिलेटेड, यानी कि इतिहास पीछे का होता है, अपनी पास्ट का होता है इतिहास, तो वो तो आ जाता है ऐतिहासिक विधि में। अब दूसरी बात आती है तुलनात्मक विधि। तो इसमें नाम से ही पता चलता है तुलना, यानी कि किसी भी दो की तुलना करनी है अपने को, ठीक है। दो की तुलना करेंगे तो वो तुलनात्मक में आ जाएगा। जैसे कोई भी दो घटना मान ली, कोई भी दो परिस्थिति मान ली, कोई भी दो व्यक्ति मान लिए जिनके बीच तुलना की जाती है। जैसे टीचर क्लास में एग्जाम्पल जरूर देता है, दो बच्चों के बीच कंपैरिजन जरूर करता है, एक पढ़ने वाले के बीच में और एक बिना पढ़ने वाले के बीच में। पढ़ने वाले को ये कहता है कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ता, बिना पढ़ने वाले को ये कहता है कि ये रात दिन पढ़ता रहता है, इससे देख के कुछ सीख लो, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये सारी चीज़ें दोनों के बीच कंपैरिजन करके ही पता चलती है उनको। तो ये सब किस में आता है, फिर तुलनात्मक विधि में आता है। तुलनात्मक विधि के बाद आती है संरचनात्मक विधि। संरचनात्मक विधि, इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है संरचना, शेप के आधार पे जो अध्ययन होता है वो किस में आता है, संरचनात्मक विधि में आता है। जैसे कि कोई भी मान लिया अपने ये ट्राइंगल है, ये फिर एक ये तो रेक्टेंगुलर है और ये क्या है, ट्राइंगल है। तो इन दोनों की शेप देख के तो हमने बताया था कि ये तो ट्राइंगल है और ये तो रेक्टेंगुलर है और ये क्या है, ट्राइंगल है। इनकी शेप देख के हम जब बता रहे हैं तो वो किस में आता है, फिर संरचनात्मक। शेप यानी कि संरचना देख के हम बता रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर है और एक क्या है, ट्राइंगल है। तो इस आधार पे संरचना, शेप देख के जिसका अध्ययन करेंगे अपन, वो किस में आएगी, संरचनात्मक विधि में आएगी। उसके बाद में आती है संरचनात्मक विधि। अभी जस्ट अपन ने संघर्ष से रिलेटेड चीजें देखी थी। संघर्ष यानी कि दमन, एक दूसरे का दमन करना, दबाना, उनकी इच्छाओं को दबा के और फिर उनकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज करके उसकी हेल्प करना, स्वार्थ की भावना रखना, वो सब किस में आता है, फिर संघर्षात्मक में आता है। ठीक है, ये सहयोग की भावना नहीं कह सकते, इसको अपन कभी नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक संघर्ष का इन्फॉर्म कर रहा है, संघर्ष ही दर्शा रहा है। फिर उसके बाद आता है व्यवहारात्मक विधि। व्यवहारात्मक विधि में क्या पढ़ेंगे अपन, इनके नाम से ज़्यादा देख के समझोगे ना तो नाम से खुद ब खुद भी इसकी डेफिनेशन है, यानी कि इसकी जो थ्योरी है अपन सीख सकते हैं नाम से। देखो, ऐतिहासिक हो गया, इतिहास से रिलेटेड, तुलनात्मक हो गया, तुलना से रिलेटेड, संरचनात्मक हो गया, संरचना से रिलेटेड, संघर्षात्मक हो गया, संघर्ष से रिलेटेड, व्यवहारात्मक होगा वो किससे रिलेटेड होगा, व्यवहार से रिलेटेड होगा। व्यवहारात्मक विधि में क्या होगा, व्यवहार से रिलेटेड चीज होगी। अपने व्यवहार को देखें तो जैसे अपने समाज में कोई दो व्यक्ति है, एक का व्यवहार है वो बहुत अच्छा है और एक का व्यवहार है वो थोड़ा सा रूडली तरीके से है, यानी कि एक तो सबके साथ मिलजुल के रहता है और एक है वो एक दूसरे की भावनाओं को दबाते रहता है। ठीक है, तो व्यवहार के आधार पे एक तो बिना किसी कुछ सोचे समझे एक दूसरे की हेल्प करता रहता है, एक है वो अपने स्वार्थ की भावना को आगे रखता है, बिना स्वार्थ के कुछ काम नहीं करता। तो वो सब किस में आता है, फिर व्यवहारात्मक विधि में आता है। व्यवहारात्मक विधि के अलावा आता है सांख्यिकी पद्धति। सांख्यिकी पद्धति, सांख्यिकी पद्धति में क्या होगा, सांख्यिकी पद्धति के आधार पे जैसे आंकड़े होते हैं, अपनी साक्षरता अभियान होता है ना, साक्षरता अभियान में साक्षरता के आंकड़े दर्शाए जाते हैं, ऐसे रो वाइज साक्षरता के आंकड़े दर्शाए जाते हैं। उसका जो अध्ययन होता है वो किस विधि के आधार पे होता है, सांख्यिकी विधि के आधार पे होता है। उसके बाद आती है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि में क्या होगा कि जो लैब के प्रैक्टिकल होते हैं उसमें अलग अलग तरीके के आंकड़े आते हैं, उनकी लास्ट फाइनल एवरेज निकाल के उनका फिक्स मान ज्ञात किया जाता है। तो लैब से रिलेटेड जो भी अध्ययन होता है वो किसके आधार पे होता है, प्रयोगात्मक विधि में आता है। ठीक है, उसके बाद दो विधि आती है, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि और दूसरी है निगमन विधि। दोनों को एक साथ याद रखना है, दोनों को
एक साथ याद रखना है, एक दूसरे की जस्ट अपोजिट विधि है। आगमन विधि और निगमन विधि है वो दोनों एक दूसरे की क्या है, उल्टी है। आगमन विधि और निगमन विधि में क्या होता है, एक तो सामान्य से विशिष्ट होता है और एक विशिष्ट से सामान्य होता है। तो सबसे पहले आगमन पढ़ा है, तो आगमन में देखेंगे कि विशिष्ट से कहाँ जाएगा, सामान्य में जाएगा। विशिष्ट से कहाँ जाएगा, सामान्य में जाएगा। और निगमन इसकी जस्ट उल्टी होती है, तो वो सामान्य से कहाँ चला जाएगा, विशिष्ट से चला जाएगा। अब ये सामान्य और विशिष्ट है, ये क्या लोचा है, इसका अध्ययन करेंगे अपन, यानी कि सीखेंगे इनको भी कि सामान्य क्या चीज़ है, विशिष्ट है वो क्या चीज़ है। अब सामान्य का देखते चलिए, सामान्य जो नॉर्मल होता है सबके लिए लागू होता है एक जैसा, ठीक। विशिष्ट है वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए लागू होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख के चले तो जो बच्चा होता है तो वो पहले किसी भी वस्तु को उठाने के लिए पूरा हाथ मारता है उसके ऊपर, फिर ही वो उस वस्तु को उठाता है। यानी कि वो तो सब कुछ, यानी कि पूरा हाथ आ गया, तो वो नॉर्मली सब कुछ यूज कर रहा है, अपना हाथ का एक एक चीज़ यूज कर रहा है, अंगुली, अंगूठा, हथेली सब कुछ यूज कर रहा है, वो तो आता है सामान्य में, ठीक है। उसके बाद होता है कि उसके बाद वो धीरे धीरे सीख जाता है कि इस चीज़ को ऐसे उठाना है अपने को। उसके बाद क्या करेगा वो कि उस चीज़ को उठाने के लिए पर्टिकुलर अंग का यूज कर लेगा वो, न कि पूरे हाथ को मारेगा। पूरा हाथ यूज में ना लेके किसी चीज़ को पर्टिकुलर यूज करता है। जैसे कि ये मार कर ले लिया अपन ने, तो बच्चा है वो पहले तो इसको उठाने के लिए ऐसे पूरा हाथ मारता है, फिर उठाता है, ठीक है, वो तो हो गया सामान्य। उसके बाद धीरे धीरे करके रोजाना ये चीज़ करता है वो, तो उसको पता चल जाता है कि इस मार्कर को हम ऐसे भी उठा सकते हैं। तो इसके में क्या होता है कि ये अंगुली और अंगूठा है, दो ही चीज़ यूज हो रही है, उसके अलावा जो बाकी का हाथ है वो पूरा खाली पड़ा है। तो ये किस में आएगा, फिर विशिष्ट में होगा। पर्टिकुलर चीज़ आएगी वो तो विशिष्ट में आएगी, और जो सब कुछ सबके लिए लागू होती है वो किस में आएगी, सामान्य में आएगी। तो आगमन विधि में तो विशिष्ट से कहाँ जाएगा, सामान्य में जाएगा, और निगमन विधि में सामान्य से कहाँ जाएगा, फिर विशिष्ट में जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पे देखें कि मान लो कोई भी, मान लिया कि कनक है वो चिंतनशील है, एक चिंतनशील है, ठीक है, कनक है वो चिंतनशील है। उसके बाद बता दिया कि कनक एक स्त्री है, फिर बोल दिया कि अतः स्त्री चिंतनशील है। ये एक उदाहरण दे दिया, कनक चिंतनशील है, कनक एक स्त्री है, अतः स्त्री चिंतनशील है। ये एक उदाहरण दे दिया उसने। तो अब देख के चले अपने को, कनक चिंतनशील है, एक फिक्स पर्टिकुलर इंसान का नाम दे दिया ना कि कनक ही चिंतनशील है। कनक के अलावा कुछ और नाम नहीं दिया इसने, ना तो रावी, ना मनोज, ना कुछ और दिया, सिर्फ इसने फिक्स दे दिया कि कनक चिंतनशील है। तो ये कनक क्या हो जाएगी, फिर एक विशिष्टता की ओर चली जाएगी, यानी कि विशिष्ट का दर्जा मिल जाएगा किसको, कनक को। फिर बोलता है कनक एक स्त्री है, कनक भी हो गई पर्टिकुलर, स्त्री होगी, यानी कि जो लेडीज स्टाफ है पूरा उसमें शामिल कर लिया उसको। अब लेडीज में सिर्फ कनक को उठाया है उसने, तो ये भी क्या एक विशिष्ट है। उसके बाद बोलता है कि अतः स्त्री चिंतनशील है। अब की बार उसने एक व्यक्ति का पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं दिया, पर्टिकुलर लेडीज का नाम नहीं दिया, सब लेडीज स्टाफ को शामिल कर दिया कि लेडीज स्टाफ में कनक भी हो सकती है, रिंकू भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स नाम नहीं दिया उसने, तो सबको शामिल कर लिया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, सामान्य सी बात है कि इस स्त्री मंडल में कोई भी हो सकती है, वो न कि कनक ही हो। तो इसमें हो गया कि विशिष्ट से लेके कहाँ चला है, ये सामान्य चला है। और अपन ने पढ़ा है कि विशिष्ट से सामान्य है वो किस विधि में आता है, आगमन विधि में आता है। अगर इसी उदाहरण का निगमन में देखें तो निगमन में क्या हो जाएगा, पहले तो ये लाइन आ जाएगी, अतः स्त्री चिंतनशील है। देखो अतः स्त्री क्या है, चिंतनशील है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आ जाएगी, कनक एक स्त्री है, कनक एक स्त्री है। उसके बाद ये लाइन आ जाएगी कि कनक चिंतनशील है, कनक क्या है, चिंतनशील है, ये हो गया, ठीक है। अतः स्त्री चिंतनशील है, स्त्री सामान्य यानी कि सबके लिए, कोई भी हो सकती है उस स्त्री में। कनक एक स्त्री है, पर्टिकुलर इंसान का नाम दे दिया। कनक एक चिंतनशील है, यानी कि फिर से एक पर्टिकुलर का नाम दे दिया।
विशिष्ट का नाम दे दिया। तो ये सामान्य से कहाँ आ रहा है, विशिष्ट में आ रहा है। और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने के लिए कौन सी विधि है, निगमन विधि है। तो आज के लिए अपन ने पढ़ा समाज परिवर्तन और समाज शास्त्र की जो विधियां हैं उनका अध्ययन कैसे किया जाता है। आई होप कि आज तक की अब तक का जो टॉपिक चल रहा है वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके बिना स्किप किए बार बार देख सकते हो। एक बार दो बार देखोगे तो आपको पर्टिकुलरली समझ में आ जाएगा। ये कुछ खास चीज़ नहीं है, अपने आसपास के वातावरण में जो चीज़ें हो रही है ना उन्हीं को अपन इस साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं। अब नाम से तो इनका अपन ने पढ़ लिया, आगमन विधि, निगमन विधि। अब इसने बुक के आधार पे तो नाम दे दिए विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट। अब अगर अपने को नॉलेज नहीं होगा थोड़ा बहुत भी कि ये चीज़ें क्या है तो अपने अपने रेगुलर आसपास की चीज़ों को जोड़ के चले अपन इससे। अभी देख लिया अपन ने सामान्य से विशिष्ट, बच्चे के उदाहरण के तौर पे समझ लिया इसको। ऐसे अपने आसपास से जोड़ के चीज़ों को पढ़ोगे तो वो चीज़ें जल्दी याद होंगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे का अगली वाली क्लास में।